अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स एहसन जावेद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट। और क्लासरूम मैनेजमेंट पेडागोजी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले हम टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स कर चुके हैं। और हमारी जो अटेंशन है इट इज़ फॉर एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पाकिस्तान। सो व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ बेसिकली एन इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट सक्सेस। कि क्लासरूम मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ ये है कि आप स्टूडेंट की सक्सेस को इंश्योर कर सकें, ऐसे पैरामीटर्स बना सकें, इंडिकेटर बना सकें which will make sure कि success is inevitable. The primary purpose of classroom management is to get control on the students, consist of practice and process that teacher used to uphold an environment in instruction learning can occur smoothly। मतलब आप उस चीज़ को एक स्मूथ वे पे चला सकें। अब ये टीचर पे है कि वो उसे स्टूडेंट सेंटर रखना चाह रहा है, लेक्चर मेथड रखना चाह रहा है, जो कि हमने पहले लेक्चर में देखा। और इसकी कई डेफिनेशन हो सकती हैं, लेकिन जो हम यहाँ पे डेफिनेशन डील कर रहे हैं दैट इज़ बाय वोंग in his research article in 2004। सो क्लासरूम मैनेजमेंट को देखें मकसद क्या है मेन हमारी किसी भी एक्टिविटी का, स्टूडेंट की सक्सेस को इंश्योर करना। सो क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद यही है कि क्लास को इस लिहाज से मैनेज किया जाए, क्लास में लेक्चर को, क्लास के इन्वायरमेंट को और हर रेलिवेंट पैरामीटर को कि स्टूडेंट की सक्सेस को इंश्योर किया जा सके, उसके चांसेस बढ़ाए जा सकें, कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जो कि स्टूडेंट की सक्सेस को हार्ड करे। वाई? इन ऑर्डर टू एंगेज स्टूडेंट फॉर कंसिस्टेंट रूटीन, फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, फॉर पॉजिटिव एटमोसफेयर, फॉर हाई टेस्ट स्कोर एंड स्टूडेंट इम्पैक्ट। अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं करते तो ज़ाहिर है स्टूडेंट इंगेज नहीं होंगे, स्टूडेंट डिस्पर्स रहेंगे, आप एक रूटीन नहीं बना सकेंगे, रूटीन नहीं बनेगी तो टाइम मैनेज नहीं होगा, टाइम मैनेज नहीं होगा तो सिलेबस आपका उस लिहाज से कवर नहीं होगा, आपके बच्चों के स्कोर जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, एक एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं बनेगा और उसका स्टूडेंट पे इम्पैक्ट कम होगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट इज एज essential as teachers own knowledge लेवल। टीचर का नॉलेज लेवल भी ज़रूरी है, लेकिन उसको डिलीवर करने के लिए एक अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेट्स सपोज, या बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन उस जिस क्लास में वो पढ़ा रहा है बोर्ड नहीं है, मार्कर नहीं है, जो स्टूडेंट की सीटिंग है वो ठीक नहीं है, स्टूडेंट के स्पेस कम है, स्टूडेंट ज़्यादा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। सो इन फैक्टर्स की वजह से टीचर बहुत अच्छा पढ़ाने के बावजूद एक अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकेगा, स्टूडेंट के जो एसएलओज हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, उनको इंश्योर नहीं कर सकेगा। सो बेनिफिट क्या है कि इससे ज़ाहिर बात है एक टीचिंग एनवायरनमेंट बेहतर होता है, स्टूडेंट की अटेंशन बेहतर होती है, जो गोल सेट किए गए होते हैं बाय टीचर और बाय द इंस्टीट्यूशन और बाय द गवर्नमेंट इन द टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स 1 2 3 4 5। क्योंकि पिछली क्लास का अगर सिलेबस नहीं कवर तो अगली क्लास में बच्चे को परेशानी होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द मोटिवेशन। बच्चा मोटिवेटेड रहेगा और जितना वो मोटिवेटेड होगा उतने वो आगे तक जाने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, ड्रॉप आउट कम हो जाएगा। सो there are different methods for classroom management. One is authoritarian, then there is authoritative, then there is a permissive, and then there is uninvolved। तो अथॉरिटेरियन जैसे कि नाम से वाजिया है, बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। हर टीचर अगर अथॉरिटेरियन है इन अ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल तो वो क्या होगा, ओबीडियंस प्रेफर करेगा, ऑटोक्रेटिक होगा, ऑर्डर्स देगा, हर तरह की इंफॉर्मेशन टीचर से स्टूडेंट की तरफ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली वो लेक्चर मेथड को अडॉप्ट करेगा। दो इट सीम्स के नेगेटिव, लेकिन इसकी सिर्फ नेगेटिव नहीं होते, इसके बेनिफिट भी हैं, लेकिन it varies from class to class। The next we have authoritative, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, डेमोक्रेसी होगी, हर स्टूडेंट को उसका रोल मिलेगा, देयर विल बी म्यूचुअल कंपटीशन, जो आगे जाना चाहेगा वो जा सकता है, जो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना चाहे वो कर सकता है। देन देयर इज़ अ परमिसिव
दे आर नो सच गाइडलाइन, नो डायरेक्टिव, यानी उसमें स्टूडेंट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है और स्टूडेंट ही कर रहे होते हैं। एंड देन दे इज अनइन्वॉल्व्ड, कि टीचर स्टूडेंट के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है, पैसिव है, टीचर आ नहीं रहा, एब्सेंट है, आया है लेकिन क्लास को पढ़ा नहीं रहा। सो या लेक्चर इस तरह है कि बच्चे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हैं। सो दीज आर डिफरेंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, जिसके लिए जो 4 स्टाइल हैं वो टीचिंग मेथडोलॉजी भी बेस पे है। आपसे पूछा जा सकता है अथॉरिटेरियन क्लासरूम मैनेजमेंट में मोस्ट प्रोबेबली टीचर कौन सा मेथड यूज़ कर रहा होगा, तो वो लेक्चर मेथड यूज़ कर रहा होगा। अथॉरिटेटिव में वो टीचर स्टूडेंट ओरिएंटेड एक मेथड होगा। परमिसिव में वो टोटली स्टूडेंट पे छोड़ देगा, और अनइन्वॉल्व का मतलब है वो उसका कोई तवज्जो नहीं है। क्लासरूम का स्टाइल किस तरह होगा, टीचर बॉस है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं, जो टीचर ने कह दिया दैट्स फाइन। अथॉरिटेटिव में स्टूडेंट हैज़ द राइट टू से, परमिसिव में स्टूडेंट ही कर रहे हैं, और अनइन्वॉल्व में स्टूडेंट और टीचर गैप बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम मैनेजमेंट जो कि फेस करनी पड़ती हैं वो है, पहला जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ब्लॉग, दिस वन दैट इज बेस्ड ऑन टीचर्स, कि टीचर्स की वजह से क्लासरूम में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कि टीचर अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करे, क्लास में ना आए, या अगर आके प्रॉपर टाइम ना दे। यूनिवर्सिटीज़ में ये यूजर रूटीन देखी जाती है। कुछ बच्चों को हमने देखा है कि ज़्यादा टीचर जो है ना उसके पीछे लग जाते हैं, उनको वर्बल और फिजिकल थ्रेट करते हैं, उनको टोंट करते हैं, जो कि उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड देन द सेल फोन एंड द फूड डिस्ट्रप्शंस, स्टूडेंट साइड पे भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा टीचर साइड पे है, कि सेल फोन का यूज़ और फूड डिस्ट्रप्शन, जो कि क्लासरूम में अलाउ नहीं होता लेकिन फूड स्टूडेंट या टीचर यूज़ कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है ये स्टूडेंट की तरफ से क्लासरूम मैनेजमेंट को डिस्टर्ब करता है, कि स्टूडेंट का क्लास में सो जाना, स्पेशली लास्ट बेंचर्स का स्पीक और पार्टिसिपेशन की रिफ्यूज़ल, कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट ना करे क्लास में, दो टीचर इज आस्किंग लेकिन स्टूडेंट इज हेजिटेंट टू फॉर डैट, स्टूडेंट का बिहेवियर अच्छा ना हो, तो इससे भी क्लासरूम मैनेजमेंट इशू जनरेट होते हैं। और ये एक क्लास का इशू है, मतलब टीचर विलिंग है, स्टूडेंट विलिंग है, लेकिन अगर रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, वाइट बोर्ड मौजूद नहीं है, डिजिटल वाइट बोर्ड मौजूद नहीं है, मार्कर मौजूद नहीं है, प्रोजेक्टर मौजूद नहीं है, या मौजूद है लेकिन उसे यूज़ नहीं किया जा रहा, तो ये बेसिकली फिर हमारे पास सेक्शन आ जाएगा जो कि क्लासरूम का इट्सेल्फ वजह से है। तो हो सकता है टीचर और जो स्टूडेंट दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड हों लेकिन मौजूद ना हो, ये चीज़ें तो वो कुछ नहीं कर सकते। Then there are leadership styles, just like we have क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल, वी हैव नाउ लीडरशिप स्टाइल। और आपके एफपीएससी के लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इधर से बन सकता है, और यूजुअली एक एमसीक्यूज इसमें से लाजमी आता है। लीडरशिप स्टाइल्स क्या हैं? सो जस्ट राइट मी हियर, लेट मी राइट इट हियर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। सो फर्स्ट देयर इज एन ऑटोक्रेटिक, जैसे कि पहले हमने कहा कि अथॉरिटेरियन है, कि तमाम डिसीजन बॉस ने करने हैं, boss is always right. Then we have democratic, we come here। डेमोक्रेटिक में क्या है, आपको बॉस इंस्ट्रक्शन देता है लेकिन आपने उनमें से चॉइस करना होता है, आपने उसकी इंस्ट्रक्शन की बेस पे कोई ना कोई काम करना होता है। एंड देन देयर इज अ लेसेस फ्रेयर, एल एफ, जिसमें जो लीडर है, जो आपका टीचर है, वो रिलैक्स है, वो आप पे छोड़ देता है कि डू एज यू लाइक। तो इसमें जो आपका टीचर है उसकी तरफ से बहुत कम इनपुट होती है। अगर हम इसको इसके साथ मैनेज करने की कोशिश करें स्टाइल्स के साथ, तो ये जो अथॉरिटेरियन है ये हमारा बनेगा ऑटोक्रेटिक, द फर्स्ट वन, एंड देन दिस विल बी द डेमोक्रेटिक एज रिटन हियर। लीडरशिप स्टाइल, दिस इज ऑटोक्रेटिक, एंड देन वी हैव एलएफ, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा कि आपको ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही बॉस की वजह से, और यही कहा जा रहा है कि आपने खुद ही करना है। सो दिस इज बेसिकली एलएफ, do as you see fit। Okay, then there are some MCQs practice इन्हीं बेस पे। ADHD stands for basically this is
one of the most major issues in our classrooms, and that is attention deficit hyperactivity disorder के बच्चा चाह के भी एक ख़ास टाइम से ज़्यादा अटेंशन नहीं दे सकता क्लासरूम में, और उसे हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं. The primary aim of the classroom management is to motivate students, use different discipline strategies, deal effectively with disruptive students, all of these, or gain and maintain student cooperation to promote learning. तो हमने जैसे पहली स्लाइड में देखा कि it's all about how to promote learning. तो आपको पेडागोजी में इसी तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं कि आपको हर आंसर ही ठीक लग रहा होता है. सो दैट्स वाई दिस ऑल ऑफ दिस. लेकिन क्लासरूम मैनेजमेंट के जो डायरेक्ट जो डायरेक्ट रीज़न है वो यही है. बाकी इनडायरेक्ट है. मोटिवेट करना ज़ाहिर बात है क्लासरूम मैनेजमेंट का एक इनडायरेक्ट टास्क है. डिसरप्टिव स्टूडेंट के साथ डील करना एक इनडायरेक्ट टास्क है, लेकिन डायरेक्ट टास्क या सबका मेजर गोल यही है कि लर्निंग को प्रमोट किया जा सके. देन क्लासरूम मैनेजमेंट इज एन इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी है, सिंगल एक्टिविटी है, मल्टी फेसेटेड एक्टिविटी है. तो दैट इट्स अ मल्टी फेसेटेड एक्टिविटी. बहुत सारी चीज़ों को मर्ज अप करके आप क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं. A conflict is a agreement between two more parties, disagreement between two parties, disagreement among more than two parties, a struggle between people's ideas and beliefs. So conflict जो है basically is a struggle between people ideas and beliefs, कि उनके ideas और belief के दरमियान जो एक struggle है उसे हम conflict कहते हैं. Which should be taken as a last resort by the teacher, कि क्लास में बच्चा बहुत तंग कर रहा है तो कौन सा आखिरी हल होना चाहिए, मतलब जो लास्ट स्टेज है उसके बाद टीचर के जो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, तो दैट विल बी डिसिप्लिन रेफरल्स. उससे पहले आप सीट चेंज करके कोई एक्टिविटी दे के टाइम आउट्स करके क्लास से बाहर निकाल सकते हैं. लेकिन डिसिप्लिन जो रेफरल है जिसका मतलब उसके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकालना है या उस पर किसी तरह की सजा जिसे कह सकते हैं, तो वो लास्ट पे आपका आएगा. इन पोस्ट डी कॉब सी ओ स्टैंड फॉर. तो ये एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में. तो आपसे पूछा गया है इसमें सीओ किस को स्टैंड करता है, तो दैट स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, कि हाउ यू कोऑर्डिनेट अमंग ईच अदर. एडमिनिस्ट्रेशन मीन टू रन, टू लुक आफ्टर, टू प्रोटेक्ट, टू स्टैब्लिश. अगेन ये देखिए सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो करीब तरीन या बेहतर जनरल आंसर है वो है टू लुक आफ्टर. द मेन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर, दे आर थ्री टाइप ऑफ मेन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पढ़ी: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड एल. Boss is right is a feature of, जैसे अभी हमने देखा, it's a feature of authoritative style of leadership. Sense of responsibility is not cared in, किस मेथड में इन्वॉल्वमेंट सबसे कम है, तो अथॉरिटेटिव में टोटल इन्वॉल्वमेंट है, डेमोक्रेटिक में कम इन्वॉल्वमेंट है, और देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन जिसकी बेस पे आगे एक्टिविटी होती है. लेकिन एलएफ में किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तमाम काम जो है वो एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट्स की एंड पे छोड़ दिया जाता है. Okay, next we have a special topic which is reinforcement versus punishment. हम आमतौर पे punishment का वर्ड सुनते हैं. reinforcement क्या है? reinforcement का मतलब है कि आप किसी behavior को बढ़ा रहे हैं, जबकि punishment का मतलब है आप उस behavior को कम कर रहे हैं. हम reinforcement की बात करते हैं और punishment की बात करते हैं. तो reinforcement और punishment दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं. पॉजिटिव reinforcement से मुराद है कि कोई स्टिमुलस आप ऐड करें, मतलब कोई एक्सटर्नल फैक्टर जस्ट लाइक रिवॉर्ड, गिफ्ट, मोबाइल, ये आप काम कर लें आपको साइकिल मिलेगा. सो दैट इज़ अ पॉजिटिव स्टिमुलस. और नेगेटिव स्टिमुलस क्या है कि आप उससे कोई स्टिमुलस रिमूव कर लें कि अगर आप एक्टिविटी से बाज नहीं आएंगे तो आपसे मोबाइल ले लिया जाएगा. सो अगर हम री की बात करें तो री बेसिकली किसी काम के होने की चांसेस बढ़ाती है. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने अच्छा याद किया और उसके अच्छे मार्क्स आए, तो क्या किया जाता है कि उसको प्राइज दिया जाता है. प्राइज क्या है? पॉजिटिव स्टिमुलस है, और दिया जा रहा है इस वजह से कि ताकि उसके वो नंबर अच्छे आने के दोबारा चांसेस बढ़ जाएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए. सो इट्स री इन्फोर्समेंट. तो आप अगर क्लास में बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं फॉर गुड मार्क्स, साल के आखिर में पोजीशन लेने वाले बच्चे को प्राइज दिया जा रहा है,
या बोर्ड की तरफ से पोजीशन लेने वाले बच्चे को कोई प्राइज दिया जा रहा है, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि स्टिमुलस ऐड किया जा रहा है और इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि वो काम दोबारा हो। देन वी हैव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि आप कोई स्टिमुलस रिमूव करते हैं इसलिए कि वो काम दोबारा हो। अगेन बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मोबाइल ले लिया गया, इसलिए लिया गया ताकि वो जो रिजल्ट अच्छा नहीं आया वो अच्छा है। पनिशमेंट इज बेसिकली टू डिक्रीज द अनडिजायरेबल बिहेवियर। इसी में भी अगर आप कोई स्टिमुलस ऐड करेंगे तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट होगी, जैसे कि पनिशमेंट है स्टिक, वर्बल पनिशमेंट, मार नहीं प्यार, तो इसमें जो मार है वो बेसिकली पॉजिटिव पनिशमेंट के तौर पे काउंट हो रहा है। एंड देन द नेगेटिव पनिशमेंट कि आप कोई चीज़ ले लें, फॉर एग्जांपल कोई उसकी जो चीज़ करीबी है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो काम दोबारा ना हो। जैसे कि एग्जांपल्स हैं कि अगर गिफ्ट दिया जा रहा है या प्राइज दिया जा रहा है, सो दैट्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि उससे मना किया जा रहा है। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है कि जैसे स्टिक, यानी आप उसे मार रहे हैं, इसलिए मार रहे हैं कि दोबारा बुरे मार्क्स ना ले। एंड देन नेगेटिव पनिशमेंट क्या, मोबाइल ले रहे हैं उससे कि दोबारा अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अगेन ना वो एक्टिविटी दोबारा रिपीट ना हो। So let's again look at the definitions. Reinforcement mean increasing a behavior, punishment mean decreasing a behavior. Reinforcement is in order to make sure कि काम जो हुआ है वो दोबारा हो, और पनिशमेंट से मुराद ये है कि अगर ये काम जो आप चाहते नहीं हो तो उसको इंश्योर करने के लिए स्टिमुलस कोई ऐड करेंगे तो पॉजिटिव है, रिमूव करेंगे तो नेगेटिव है। Let's practice some question on that topic as well. So positive reinforcement, the likelihood of a behavior, and negative reinforcement, the likelihood of a behavior. तो अगर हमने देखें अभी क्या पढ़ा कि reinforcement ने हमेशा बिहेवियर को बढ़ाना ही है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सो इन दोनों का आंसर इंक्रीज ही आएगा, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टेकिंग अवे चार्ज टॉय आफ्टर शी हैज हिट हर ब्रदर टू स्टॉप हर हिटिंग अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ कि आप क्या कर रहे हैं, टॉय ले रहे हैं, मतलब क्या है, स्टिमुलस रिमूव कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, ताकि वो एक्शन दोबारा ना हो। सो इट्स अ पनिशमेंट एंड दैट इज अ नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। ये देखें, पनिशमेंट के बिहेवियर दोबारा ना हो और ले लेना नेगेटिव है। गिविंग ए स्टूडेंट एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर दे मिसबिहेव इन क्लास इज एग्जांपल ऑफ। देखें, हम चाह रहे हैं कि वो मिसबिहेव दोबारा ना करे तो हमें पनिशमेंट देनी है, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ पनिशमेंट। अब हम उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे हैं, मतलब स्टिमुलस ऐड कर रहे हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव पनिशमेंट। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। गुड लक।